So hello, hi, welcome back again to Arthavani or Money Matters Boss. We were reviewing the mistakes that we commit in the financial planning and had covered 20 numbers up till now. So mistake number 21, EMI ये कोड वर्ड बन चुका है जनरेशन्स के लिए और सभी के लिए. अँड परवलीचा शब्द असा मराठी त्याला एक चांगला शब्द असतो. खुलजा सिम सिम ये जैसे था वैसे कोड वर्ड. एंड EMI इफ एट ऑल अटैच टू एनीथिंग, EMI जहां दिखा वहां पे लोग टूट पड़ते हैं. बैंकों में भी ये कंडीशन होता है कि पर्सनल लोन किसी को अगर दिया जा रहा है सो 50% ऑफ हिज सैलरी शुड बी टेक होम सैलरी, अदरवाइज बैंक वो लोन नहीं देता है. जैसे आपको सिविल ये अभी नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है, डिटेल उसके आगे देखने वाले अपन. तो सिविल जैसे आया है तो वैसे बेसिक कंडीशन ये रहता था बैंकों में कि 50% सैलरी शुड बी टेक होम सैलरी. एंड देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर 50% टेक होम पे देते हैं या उससे कम हुआ तो नहीं देते हैं, तो कंपटीशन या होड़ बैंकों में इतनी लगी है कि कोई तो बैंक होगा. बैंक नहीं होगा तो NBFC तो होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रहते वो तो होगा, फलाने फाइनेंस दिखाने फाइनेंस ऐसी इस टाइप की कंपनी तो होगी. सो वी कैन अवेल लोन एंड ऑन द लोन वी कैन अवेल एनीथिंग. हमारी हाउसिंग जो है वो EMI के ऊपर है, लॉजिकल है या थोड़ी समझने वाली बात है. हमारे व्हीकल्स EMI के ऊपर है. घर का पूरा फर्नीचर जो है वो EMI के ऊपर आ सकता है. तुम्हारा टूरिंग और ये जो है वो भी EMI के ऊपर हो सकता है. यानी तुम कहीं कश्मीर जाना चाहते हो फॉर एग्जांपल और वो 50,000 या जो भी कोई 1 लाख होगा वो आपको नहीं देना है तो वो भी EMI के ऊपर हो सकता है. सो EMI ये मे बी डेंजरस वर्ड बिकॉज EMI is that thing which consumes your salary before it arrives. EMIs are like your indirectly like your credit cards. या बचपन में या यंग जनरेशन, नॉट बचपन में, यंग एज में हम जब हॉस्टल में रहते थे ना तो हमको कोई, यानी मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो मेरे को कोई 400 रुपया तब महीना आता था. यानी घर से 400 रुपये पर मंथ मेरे को मिलते थे. एंड अप्रोक्सीमेट माई मंथली मेस एक्सपेंसेस देवर अराउंड 175-165. और फिर नेचुरली चाय पानी नाश्ता जो भी है वो खर्चा करो, उसमें से तुम्हारा स्टेशनरी और जो एजुकेशन के लिए लगेगा वो खर्चा करो. तो वो एज में होता है ना पर्टिकुलरली कि टपरी पे जाते चाय पीने को तो हर बार पैसे लेके जाओ उसको दे दो. कई बार बाहर से आते तो उधारी खाता, ये एक बहुत ड्रामा हॉस्टलर्स में चलता है या बैचलर्स में जो जॉब पे अभी तक नहीं लगे. एंड देन व्हाट हैपेंस दैट यू हैव अंडरस्टूड परहैप्स. पान शॉप पे तुम्हारा बही खाता चल रहा है, वो चाय का दुकान जो है उधर मंडलो वाली सिस्टम चल रही. और फिर ये मंडलो में क्या होता है, महीना भर पूरा मंडलो, महीने के बाद 1 तारीख को जब 400 रुपये आएगा तो हिसाब ऑलरेडी लग चुका है. मंडलो नंबर 1 फलाना, मंडलो नंबर 2 फलाना, मंडलो नंबर 3 फलाना, 400 रुपये फरार. ये इट इज ओके, लिटिल बिट ओके इफ एट ऑल दैट इज हैपनिंग विथ those guys, those who are unemployed, bachelor, somewhere under studentship. ये जॉब पे लगने के बाद भी अगर हो रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइबल. सैलरी आने के पहले सैलरी का पूरा हिसाब लग जाना, ये मैं नहीं मानता हूं कि अच्छे प्लानिंग की बात है. आई सैलरी गई सैलरी है ना, इसके इतने देने, उसके इतने देने, इसका EMI इतना, उसका EMI इतना, और आया पैसा पूरा सैलरी 2 दिन में पूरा गायब. तो EMI ट्राई टू थिंक ओवर दिस थिंग, कितने EMIs हमने हमारे पीछे लगाना है ये हमको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल बी अ मिस्टेक. मिस्टेक नंबर 22, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में फर्क नहीं समझते लोग. ऐसे बोलते हैं पुअर लोग जो होते हैं नॉर्मली वॉट एवर दे स्पेंड फॉर कंजम्पशंस और लायबिलिटीज. एंड रिच पीपल और दोज हु आर गुड फॉर देयर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलवेज spend their money on assets or they create assets. बैंकों में एक टर्मिनोलॉजी 69 से लेके आगे चलता था. नेशनलाइजेशन जब बैंकों में हुआ तो उनको बोलते थे कि प्रायोरिटी सेक्टर एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर. यानी प्रायोरिटी सेक्टर ऐसा सेक्टर उसके लिए लोन दो बैंक अगर हो आप,
और नॉन प्रायोरिटी मतलब नेचुरली उसको मत दो। और ये डिफाइन कैसे करते थे, कौन प्रायोरिटी कौन नॉन प्रायोरिटी? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें से नया इनकम जनरेट होगा वो एक्टिविटी को प्रेफरेंस मिलना चाहिए लोन देने के लिए। ऐसा बैंकों को तब कहा गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। और ऐसा कोई अगर लोन उठा रहा है जिससे वो कंजम्पशन कर रहा है या उसका खर्चा बढ़ेगा तो नेचुरली उसको बाजू में रखो, थोड़ा साइड ट्रैक कर दो, उसको प्रेफरेंस मत देना, दैट इज नॉन प्रायोरिटी। अगर ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट देश के सोचे तो उसमें कोई तो बेसिक प्रिंसिपल होगा। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज लिसनर इज हाउ मेनी टाइम्स वी आर स्पेंडिंग, वेरेवर वी आर स्पेंडिंग, दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्टिव टर्म्स। जैसे समझाने के लिए एकदम सिंपल करके बोल देता हूं, एक आदमी बैंक में गया, उसने बोला मेरे को 1 लाख रुपए लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 व्हीलर लेना है। और साइमल्टेनियसली दूसरा आदमी वहां पे पहुंचा, वो भी बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए लोन चाहिए, वो बोला मेरे को बफेलो देना, भैंसे लेने दो सपोज। तो 2 भैंसों के लिए 1 लाख देने का कि 2 मोटर बाइक के लिए या 1 मोटर बाइक के लिए 1 लाख देने का, बैंक्स विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू बफेलो वाला जो आदमी हो, बिकॉज इफ ही इज गोइंग टू यूटिलाइज दैट 1 लाख लोन अमाउंट फॉर बाइंग बफेलोज, तो बफेलोज उसको दूध देगी, उससे उसका इनकम बढ़ेगा। और गाड़ी जो लेने वाला है, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। Wherever and whenever we spend single नया रुपया from our pocket, we have to take that care just to be watchful how many times we are buying assets and how many times we are spending that on the consumption or our liabilities. Mistake number 23, इसके ऊपर बहुत सारा अलग एपिसोड बनेगा, अभी मैं निपटा देता हूं शॉर्ट में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे बोलते हैं दैट इज 8th वंडर इन द वर्ल्ड। और जितना ज्यादा समय, वैसे तो ये सब हम स्कूल में पढ़ चुके है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, भलाना भलाना। ये सब हम सीखे मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स में सीखे, वो इकोनॉमिक्स में नहीं सीखे। और जो इकोनॉमिक्स में नहीं सीखे या सीखे भी है शायद, तो वो लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किए। द रिजल्ट्स आर स्ट्रेंज। ऐसे स्टॉक मार्केट वाले या ये जो है इन्वेस्टमेंट वाले, ये एक फॉर्मूला बोलते हैं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड 15-15-15 फॉर्मूला, एंड दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है समझाने के लिए बोला जाता है। क्या है फॉर्मूला समझ। अगर आप 15,000 रुपए महीना, हर महीने में 15,000 रुपए अगर आप सेव करते हो और उसके ऊपर आपको 15% रिटर्न मिलता है, ये सब 15-15-15 का स्टोरी है। अगर आपको उसके ऊपर 15% रिटर्न मिलता है, दैट में भी इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहीं पर भी, रियल एस्टेट, वेयर 15,000 रुपए पर महीना आप इन्वेस्ट करते हो और 15% आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, तो 15 साल में ये जो आपका गेम चलेगा पूरा, दैट विल लीड यू टू, बिलीव इट और नॉट, 1 करोड़। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारा बात होगा, बहुत सारा डिटेल में बात होगा, बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ बात होगा, बट दैट इज नो डाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप नहीं समझते हो या कोई नहीं समझता है तो वो शायद गलती कर रहा है। मिस्टेक नंबर 24, मोबाइल, टीवी या इंटरनेट का कोई भी जरिया, एनी फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, इसके ऊपर जितने ऐड चल रहे हैं, यानी हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं ये बात अलग है ना। हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं, मान ले यूट्यूब देख रहे हो आप, और यूट्यूब के बीच में कोई ऐड आ रहा है, या आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे कोई क्रिकेट मैच भी देख रहे हो या न्यूज भी देख रहे हो, बीच में ऐड तो आना ही है। दीज एड्स आर मेनी टाइम्स पुटिंग यू अंडर इंपल्सिव डिसीजंस टू बाय दोस थिंग्स। वो एक बार दिखता है, हम बोलते हैं यार ये नया क्या है, फिर दूसरी बार दिखता है अरे यार ये तो बहुत ही अलग है, फिर तीसरी बार वो आएगा तो हम सोचते हैं यार एक बार देखना चाहिए शॉप में जाके क्या है, फिर चौथी बार आज जाता ही हूं, फिर 5वीं बार जाएगा ही उठ के, and ultimately he will have the decision to buy it. This is impulsive buying. Whether we were really in the need of that particular thing? No, perhaps the decision of buying was impulsive, add impulsive decisions या marketing impulsive decisions. तो ये मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया के ऊपर जो एड चलती, उससे टेम्प्ट होके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो दैट इज परहैप्स आवर मिस्टेक। Might be going for the next mistake number 25. इमरजेंसी बजट ना होना, यह अभी कोरोना ने बहुत सारे लोगों को सिखा दिया है। स्टैंडर्ड बात ऐसी बोली जाती कि 6 महीने का कम से कम आपका जो भी खर्चा है
उतना हार्ड कैश अपने पास होना चाहिए। आपका घर का जो खर्चा है, आपके कोई लोन से तो उसका रिपेमेंट जो है, आपके कोई एम्प्लॉय होंगे तो उसका जो पेमेंट है, या जो खर्चे है वो 6 महीने के लिए आपको जो खर्चा लगता है, सपोज 1 लाख रुपए 1 महीने में लगता है, तो 6 लाख रुपए जो है वो 6 महीने का बजट जो है वो है। एंड दैट शुड बी केप्ट सेपरेटली इन द लिक्विड फॉर्म सो दैट इट विल बी रेडिली अवेलेबल। अब कोई ये भी सोचेगा कि यार 6 लाख रुपए अगर लिक्विड एसेट रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे, मार्केट में क्या डालेगा कोई, म्यूचुअल फंड क्या, गोल्ड क्या, रियल एस्टेट क्या, वो तो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। बट स्टैंडर्ड टर्म्स में ये बोला जाता है कि इमरजेंसी के लिए आपका कोई एक प्रोविजन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो शायद कभी ना कभी सफर होना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 26, लेंडिंग मनी टू द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब ये लेंडिंग है कि ये, अब फ्रेंड्स रिलेटिव्स की बात करें तो इसमें तो इंटरेस्ट का तो कोई विषय नहीं है ना। किसी दोस्त को पैसा दे रहे हैं तो वो कोई बैच तो नहीं मांगने वाले अपन उसको। बट हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव दैट्स अ गुड थिंग, बट उसका असर अपने बजट के ऊपर या अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कहीं हो रहा है क्या, ये अगर हम नहीं देख रहे तो फिर वो बात ऐसी हो रही थी, मराठीमध्ये एक म्हण है, लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे, ऐसे यानी खुद के काम जो है वो छोड़ के लोगों के काम के पीछे दौड़े जा रहे है ना। तुम्हाला भरून आलं कोणाचा प्रॉब्लेम आहे कोण म्हणून, कौन सा तुम्हारी जेब में जो था वो पैसा तुमने उसको दे दिया, और जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपना पैसा अपने पास नहीं होगा। और ये तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है तुम में से किसी का, कि अपन ने किसी को पैसा दिया है, वो अपने को जब जरूरत पड़ेगी 6 महीने के बाद अपन उसको मांगने के लिए गए, तो बहुत बार लोग ऐसा भी करते कि देते ना, इतनी क्या जल्दी है। अजीब। दोस्तों को हेल्प करना बिल्कुल गलत नहीं, रिलेटिव्स की सहायता करना बिल्कुल गलत नहीं, बट उसकी वजह से आई थिंक व्हाट द स्ट्रेटेजी शुड बी, नंबर 1 स्ट्रेटेजी इज दैट यू नीड नॉट कीप एनी लिक्विड मनी विथ यू सो दैट यू कैन जस्ट प्लेनली आंसर दैट मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप ना नहीं बोल सकते किसी को तो पैसा रखो ही मत, ये इलाज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर दे रहे हो तो वो कब वापस आएगा, जब दे रहे हो तभी बी श्योर अबाउट इट, अदरवाइज दैट मे पुट यू इन द प्रॉब्लम। आपके पास पैसा था फिर भी आप प्रॉब्लम में आए, और उसके पास पैसा नहीं था फिर भी वो मजे कर रहा है। अगर ये हो रहा है सो दैट इज ड्यू टू फॉल्ट इन आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। मिस्टेक नंबर 27, पोस्टपोनिंग द डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी सेविंग, कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अच्छा काम जो है, हाँ यार एक बार ये करना है, हाँ यार एक बार ये करना है, और एक दिन ये करना है, एक बार ये करना है, वो दिन भी आता नहीं, और वो एक बार जो है वो समय भी कभी आता नहीं। एंड वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग द डिसीजंस। एंड पोस्टपोनिंग डिसीजन कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कर रहे हो तो एक टेक्निकल टर्म में बता दो आपको, टाइम वैल्यू होता है मनी को। मनी का जैसे एक्सचेंज वैल्यू होता है वैसे मनी को टाइम वैल्यू भी होता है। सिंपल बात समझाता हूं। एट द एज ऑफ 24 सपोज यू थॉट दैट यू हैव टू गो फॉर इंश्योरेंस, तो आपका एक कोई अमाउंट इमेजिन कर लेते हैं, 50 लाख का, 1 लाख का इंश्योरेंस आपको निकालना है, आपको प्रीमियम कितना होगा। और अगर मान ले वो लेते लेते आपको 2 साल 3 साल पता नहीं 20 साल लेट हो गया, तो वही 1 लाख का पॉलिसी या 50 लाख का पॉलिसी बाय करने के लिए अब आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, दैट यू कैन थिंक। दिस इज अल्टीमेटली टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। सो नेवर प्रोक्रेस्टिनेट और नेवर पोस्टपोन एनी डिसीजंस सो फार एज योर फाइनेंशियल डिसीजंस आर कंसर्न। मिस्टेक नंबर 28, फैंसी या फैशन वाली चीजों के पीछे कितना भागना कितना नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज उसमें फुलफिलमेंट ऑफ द नीड कंफर्ट कम होता है, एंड दैट इज फॉर टाइम बीइंग। तो उसका नाम ही फैशन है, फैशन विल कीप ऑन चेंजिंग ऑलवेज। तो कोई भी फैंसी स्टफ अगर आप बाय कर रहे हो तो फैंसी के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मेड बी मिस्टेक नंबर 29, बहुत लोगों को ये गलती होता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पेशेंस नहीं है, ज्यादा देर रुकने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, एंड दे वांट रिटर्न्स फटाफट, कम में बम। जैसे एक मिस्टेक था वैसे सस्ते में मस्ता, ये जैसे मिस्टेक है वैसे ऐसे चुटकी बजाते ऐसे कुछ हो जाएगा। जैसे ना स्टॉक मार्केट का, अगर आप में से कोई स्टॉक मार्केट में है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दोज हु आर ऑल बिहाइंड penny stocks, they have got that news or heard from somewhere that कोई राकेश जी झुंझुनवाला ने टाइटन परचेस किया तो पता नहीं क्या 5.5 रुपए का था,
है ना, अभी वो 2550 चल रहा है, तो कितना टाइम्स हुआ ऐसा, तो लोग 5.5 रुपए वाले शेयर जो है वही सर्च करेंगे, एज इफ उनको नया टाइटन उसमें मिलने वाला है। 5.5 रुपए वाले बहुत सारे शेयर, उसमें से कौन सा टाइटन बनेगा ये समझने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड दिस टेंडेंसी है ना, लॉटरी के टिकट निकाल देंगे, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा तो एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे एक दिन चुटकी में कुछ नहीं होता। वो पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा, वो अगर नहीं है तो दैट इज डेडली डेंजरस। मिस्टेक नंबर 30, बिलीविंग एनीवन इजीली, किसी के भी ऊपर इमीडिएटली भरोसा रख देना। और इसी का काउंटर पार्ट, किसी के भी ऊपर बिल्कुल भरोसा न रखना। ये दोनों की दोनों गलतियां हैं। कोई तो होगा दुनिया में जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो उससे मालूमात करके उसके ऊपर भरोसा रख के कुछ काम किया जा सकता है। एंड कोई तो ऐसा होगा कि जिसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो इसके बीच में बड़ी थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से हमको उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑल लास्ट 3 मिस्टेक्स आई एम गोइंग टू पॉइंट इट आउट नाउ। अगला एक मिस्टेक है, मेड बी नंबर 31 परहैप्स, टू रिजिड फॉर प्लानिंग। एक बार प्लानिंग कर दिया तो ऐसे के ऐसे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एक मिस्टेक है। और इसका दूसरा काउंटर पार्ट है फ्लक्चुएटिंग प्लानिंग, टू फ्लेक्सिबल फॉर प्लानिंग। आज मेरे को ऐसा करना था, 10 दिन के बाद पूछा, वो भलता ही पूछते हुए बोलता, यू आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर पर्पजेस, फॉर योर गोल्स एंड ऑल दैट। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे ना, उसको वॉलेटिलिटी बोलेंगे, ये गलती है। बहुत रिजिड होना, ये भी नेचुरली गलती है। तो इसका बीच में कहीं तो भी आके अपने को इसका मिड पॉइंट जो है वो कभी ढूंढना पड़ेगा। टू व्हाट एक्सटेंट शुड बी रिजिड और डिटर्मिनिस्टिक, एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर आवर प्लानिंग। लास्ट बट वन मिस्टेक में भी फैमिली लेवल पे फाइनेंशियल मैटर में डिस्कशन होता है क्या? If you are married, let me ask a very plain question to you. How many times you discuss your financial plans with your wife or naturally your husband? मेरे को लगता है इंडिया में 50% फैमिली ज्यादा से ज्यादा ऐसी होंगी, मैं शायद बहुत ज्यादा बोल गया, 50% फैमिली शायद ऐसी होंगी जहां पे फैमिली लेवल पे डिस्कशन होते हैं। अदरवाइज हस्बैंड लोग क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, है ना, ये उनके बीवियों को मालूम नहीं रहता। और जब कुछ तो भी बखड़ा खड़ा हो जाएगा तब जाके ये डिस्कशन ऐसे मोड़ पे आएगा कि मेरे को मालूम ही नहीं था कि इनका ये ऐसा कुछ चल रहा है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर हम फाइनेंशियल मैटर है तो हम अपने काउंटर पार्ट से डिस्कस करेंगे, या यू विल डिस्कस विद योर ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड स्टेज। तो एक बात पक्की होगी कि आप जो सोच रहे हो वो कितना सही, कितना गलत, कितना रैशनल या इरेशनल है ना, कितना प्रैक्टिकल या इमेजिनरी है, इसके ऊपर थॉट देने के लिए एक दिमाग उसमें और भिड़ गया। और जो एक आदमी सोच सकता है उससे 2 लोग जो है वो बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिवली सोच सकते हैं। सो हैव सम पर्सन इन योर विसिनिटी टू डिस्कस योर फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैटर विथ। देन द नेक्स्ट वन, अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर ज्यादा समय हम बिताते हैं और हम कभी ये नहीं सोचते कि ये समय गॉसिपिंग के बजाय, चिटचैट के बजाय अगर हम प्रोडक्टिव चीज के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, कोई नया स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई नया बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमारा इनकम लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपको हो सकता है। कोरोना फेज वॉज अ टिपिकल फेज एंड टिपिकल पीरियड। आपने बहुत सारे लोगों को उसमें देखा होगा कि जैसे ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के बिजनेस या ये जो है वो चले गए या ठप पड़ गए, कि कितने सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो अनएम्प्लॉयड तो हुए, मगर एक जॉब जाने के बाद वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे, एंड दे आइडेंटिफाइड सम अदर प्रोफेशन फॉर देम दैट दे कैन लीड देयर लाइफ। तो ये जितने स्किल्स या जितने हुनर हम अपने पास जमा करेंगे उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो अपना अर्निंग जो है वो बढ़ने वाला। एंड द लास्ट मिस्टेक मेड बी नंबर 34 परहैप्स, लास्ट मिस्टेक इज दिस, महंगाई किंवा डेयरनेस, इन्फ्लेशन, ये एक ऐसी चीज है जो आपके प्लानिंग को ध्वस्त करती है। इसमें बहुत सारे टाइप है। एक महंगाई वो होती है जो नॉर्मली बढ़ते रहती है,
दैट इज नॉर्मल इन्फ्लेशन और रियल डेयरनेस, रियल इन्फ्लेशन। देश में कीमतें बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है या तो सप्लाई कम हो रहा है। अब वो तुम्हारे यहाँ मेरे हाथ में नहीं है, उसको सहना पड़ेगा। दूसरा आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होता है, जैसे अभी यूक्रेन का वार चल रहा है तो वार के कारण पेट्रोलियम के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। अब एक्चुअली पेट्रोलियम का कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ा, पेट्रोलियम का वैल्यू थोड़ी ना बढ़ा, मगर वार के कारण सप्लाई इंटरप्ट हो रहा है ना, तो नेचुरली आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो वो हो रहा है। बंबई या कोई मेट्रोपोलिस में जमीन के जो दाम है, लैंड के जो रेट है, वो एक्चुअली कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 स्क्वायर फीट के लिए कहीं पे 4,000 रुपए का रेट होता है, कहीं पे 10,000 का होता है, कहीं पे 50,000 का भी हो सकता है। तो एक्चुअली 1 फुट बाय 1 फुट यानी 1 स्क्वायर फीट, ये जमीन का तो वो वैल्यू नहीं है ना, वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है। ये तो ठीक है, ये तो देश में चलते रहेगा, दुनिया में चलते रहेगा। वन मोर इन्फ्लेशन इज देयर एंड दैट आई वांटेड टू रिमाइंड यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हम जब 20 के थे, फिर हम 25 के थे, फिर हम मैरिड हुए, फिर हम बाप बन गए या पेरेंट्स की कैटेगरी में आए, हम 30s 40s 50s जो भी हुए, तो हमारा डेसिग्नेशन या हमारा पोस्ट जैसे बढ़ता गया वैसे हमारे मन में हमारा स्टेटस जो है वो बढ़ता गया। और पता नहीं और किस किस कारण से ये हुआ, मगर हमारे लाइफ स्टाइल में हमने इतने चेंजेस कर दिए कि वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो नेचुरली अब अपने कंधों पे बैठ के वो सवार हो चुका है। What the things we were doing 20 years back, I am suppose 53. What the things I was doing before some 30 years when I was 23. I was in a job, I was in a bank working as a probationary officer somewhere and getting whatever the salary of the PO may be. And how I used to deal with my salary. वही है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब ना। तो फूड तो तब भी था, 30 में भी था, 40s में भी था, 50s में भी, आज भी है, कल भी रहेगा। शेल्टर तब भी था, रेंटेड होगा, अभी खुद का है, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कपड़ा तब भी पहनते थे, 10 साल पहले भी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, और 5 साल के बाद भी पहनेंगे। बट वेदर दैट इज अप टू द सेम क्वालिटी एंड सेम स्टाइल, नो। लाइफ स्टाइल जैसे बदलेगा वैसे आपका उन्हीं चीजों के ऊपर जो खर्चा हम लोग करते हैं वो नेचुरली उसका क्वांटिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, वेन योर सैलरी इज 10,000 यू स्पेंड 9,900, saving is 100 rupees. When your salary becomes 20,000, your expenditure is 19,900 and you save 100 rupees. And when your salary goes maybe 50,000 or 1 lakh, so you are spending 99,900 and you are still left with only 100 rupees. So these were some mistakes for our while we go for our financial planning. So आशा करते हैं कि इनमें से बहुत सारी गलतियां आपको ऐसी मिली होंगी शायद जो आप करते हो, और मैंने पहले ही बोला था कि आप इसमें से हर कोई गलती करते हो, ये जरूरी नहीं है, मगर जो जो करते हो उसके ऊपर सोचो, क्योंकि अपना पैसा है और अपना पैसा मेहनत से आया हुआ है। कहीं ना कहीं 8-10 घंटे काम करके फिर हमको पैसा मिलता है, तो उसको बचा के रखना, उसको बढ़ाते रहना, ये नेचुरली दैट इज अटमोस्ट इसेंशियल फॉर अस। तो ये गलतियों का एक रिव्यू जो है वो हो गया। नेचुरली नेक्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड्स वी विल टॉक समथिंग अबाउट positive aspects of your financial planning and some very basic and very eye-opening and crystal clear ideas that may help you somewhere for your financial planning. रुकते हैं फिलहाल आज के लिए, धन्यवाद।